हेलो स्टूडेंट्स, ये फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी का पार्ट 2 है और इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंट थ्योरीज शुरू करें, तो बेसिक फैक्टर्स में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर और कॉस्ट ऑफ फैक्टर की। पहले प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी के लिए, कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में किस चीज़ को रेफ़र करता है कि कोई भी फैक्टर जो आपने लगाया है वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है टोटल आउटपुट में, और फैक्टर का कंट्रीब्यूशन उसका प्राइस तय करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दो तरीके की प्रोडक्टिविटी आपकी यहाँ पाई जाएगी फैक्टर की, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी। जब आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जो भी आपने एडिशनल प्रोडक्ट पाया है, किसके कारण? एडिशनल एक फैक्टर लगाने के कारण, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए वो उस फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फर्दर 3 हिस्सों में आगे क्लासिफाई की गई है: मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। एक जो एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर आपने प्रोडक्शन के लिए लगाया है, वो कितना टोटल प्रोडक्शन में एडिशन करता है, वो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से देखा जा सकता है, ये आपको फॉर्मूले के थ्रू दिखाया गया है। यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट देखना है किसी फैक्टर का, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी देखनी है, तो वो किसके इक्वल है? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट्स n यूनिट फैक्टर्स ने कितना बनाया है, और टोटल जो आपका फिजिकल प्रोडक्ट है वो n-1 यूनिट्स ने कितना बनाया है। यानी कि जब एक फैक्टर कम लग रहा था तो कितना हमारा फिजिकल प्रोडक्ट था, और एक फैक्टर ज़्यादा लगा तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कितना हो गया। इनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एल। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? चेंज को। तो किस चीज़ में चेंज है? टोटल प्रोडक्ट में किस चीज़ में चेंज होने के कारण, एक लेबर में चेंज होने के कारण कितना आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। इसी चीज़ को यहाँ हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 100 पेयर शूज़ थे, और सपोज़ कीजिए 100 पेयर शूज़ थे जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे थे। कितने वर्कर्स के थ्रू? 10 वर्कर्स के थ्रू। अब क्या हुआ? 11 वर्कर लगा दिए गए, और वो 11 वर्कर जो लगाए गए उनसे कितने शूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं? 110। यानी जो 11th वर्कर ऐड हुआ उससे टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया? 110 माइनस 100, यानी 10 पेयर्स का। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम? हमें फॉर्मूला पता है कि n लेबर्स यानी कि 11 लेबर्स ने कितना प्रोड्यूस किया? 110 यूनिट्स। और फिर n-1 यानी जब 11 नहीं थे, केवल 10 लेबर्स थे, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा था? 100 यूनिट्स का। यानी ये जो चेंज आया है ये 11th यूनिट ऑफ लेबर लगाने के कारण आया है, और इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। दूसरी चीज़ है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी चेंज दिखाएगी एक एडिशनल फैक्टर को लगाने से क्या चेंज आया है, लेकिन ये चेंज कैसे टर्म्स में दिखाया जाएगा? टोटल रेवेन्यू के टर्म्स में। एक एडिशनल यूनिट लगाने से कितना रेवेन्यू में चेंज आ रहा है टोटल आपका, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए, वो उस फैक्टर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को कैसे निकालेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ n फैक्टर्स माइनस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ n-1 फैक्टर्स। या फिर आप कह सकते हैं टोटल कितना चेंज आया है आपके टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट में, किस चीज़ में चेंज के कारण? लेबर में चेंज के कारण। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर निकाल सकते हैं आप ऐसे। फिर से हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि 100 पेयर्स बना रहे थे आपके 10 वर्कर्स, और उन 100 पेयर्स को बेचकर कितना रेवेन्यू आ रहा था? 10,000 रुपीज़ का। 110 पेयर्स बनाए थे कितने वर्कर्स ने? 11 वर्कर्स ने, और उनको बेचकर आपके पास कितना रेवेन्यू आ रहा है? 11,000 का। हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यानी कि कितना चेंज आया। 11 यूनिट्स ने जो 11 यूनिट्स ऑफ वर्कर ने जो प्रोडक्ट बनाया उससे कितना रेवेन्यू आ रहा है? 11,000। 10 वर्कर्स ने जितना प्रोडक्ट बनाया था उसको बेचकर कितना रेवेन्यू मिल रहा था? 10,000।
यानी कि रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 1000। तो ये जो 1000 है ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर, यानी 11th वर्कर लगाने के कारण आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आता है। इसको हम कैसे भी निकाल सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है MPP इंटू MR, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को यदि आप मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 एडिशनल पेयर जो बेचा गया था उससे आपको कितना एडिशनल रेवेन्यू हुआ, 100 रुपीज़ का। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि 10 यूनिट्स जो बेचे जा रहे हैं उसमें कितना चेंज आ रहा है रेवेन्यू का, एक एडिशनल यूनिट को बेचने से 100 का, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 1000। क्योंकि यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 100 यूनिट जब बन रहे थे तो 10,000 रेवेन्यू आ रहा था, यानी कि एक यूनिट का अगर रेवेन्यू निकालेंगे तो 10,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको हर एक पेयर के लिए रेवेन्यू मिल जाएगा जो कि 100 रुपीज़ है। तो हम हर एक यूनिट के लिए रेवेन्यू 100 रुपीज़ है, या फिर आप कह सकते हैं एक एडिशनल यूनिट यदि मार्केट में बेची जाएगी तो रेवेन्यू में कितना चेंज आता है, 100 रुपीज़ का। पहले एक बेच रहे थे 100 रुपये मिल रहे थे, दूसरी यूनिट बेची 200 रुपये मिलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब चेंज इन रेवेन्यू कितना आया, 100 रुपये का। फिर इसी के साथ आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि एक एडिशनल यूनिट लगाने से कितना आपका जो है वो फिज़िकल प्रोडक्ट में चेंज आया। तो फिज़िकल प्रोडक्ट में चेंज हमें पता है 11 वर्कर्स ने जितनी चीज़ें बनाई यानी कि 110 पेयर माइनस 10 वर्कर्स कितनी चीज़ें बना रहे थे, 100 पेयर, यानी कि 110 माइनस 100 पेयर कर देंगे तो कितने पेयर आ जाते हैं, 10 पेयर। तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 10 पेयर और मार्जिनल रेवेन्यू यानी इंटू 100। इस तरीके से हमें कितना जो 11th वर्कर हमने लगाया उसने 10 पेयर का कंट्रीब्यूशन करा, हर एक पेयर का प्राइस या हर एक पेयर के मार्केट में बेचने से जो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना है, 100 रुपीज़। तो 11th वर्कर के लगने से जितना मार्जिनल रेवेन्यू बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, 1000 रुपीज़ के। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को दोनों फार्मूलाज से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इन जनरल हम इस फार्मूला को ही फॉलो करेंगे। दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। तो हमने 3 हिस्सों में बांटा था आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। तीसरा हिस्सा क्या था, वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या बताता है, किसके इक्वल होगा कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, यानी वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट किसके इक्वल है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस मतलब एवरेज रेवेन्यू। तो ये क्या बताता है, क्या मेज़र करता है कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो कि एक कॉम्पिटिटिव फर्म को हो रहा है, कब, जब वो एडिशनल आउटपुट सेल कर रही है जो कि एक एडिशनल फैक्टर लगाने से आया था। यानी 10 से जब 11वीं यूनिट आपने लगाई तो उसको लगाने से जो भी आपका आउटपुट जनरेट हुआ एडिशनल, उसको कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेचकर आप कितना एडिशनल या एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, उसको हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। और क्योंकि यहाँ हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं तो प्राइस को हम AR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MPP मतलब कितना मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऐड किया था उस लेबर ने, उससे हमारे को क्या मिल जाएगा, वैल्यू कितनी हुई टोटल जो प्रोडक्ट ऐड किया गया था उस एडिशनल यूनिट के थ्रू। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को फिर दिखाया गया है फर्दर कि जब आप शूज़ की बात कर रहे हैं, 100 रुपीज़ पर शूज़ आपका सपोज़ कीजिए प्राइस है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 11th वर्कर का कितना है, 10 पेयर ऑफ शूज़। और तो ऐसे में हम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट यानी 11th वर्कर ने ऐड होकर 10 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन किया और हर एक यूनिट का एवरेज रेवेन्यू या प्राइस कितना है, 100। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़। अब डिफरेंस है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी में और वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रोडक्टिविटी में।
यदि हम दोनों के फार्मूलाज को देखते हैं तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू एवरेज रेवेन्यू। वहीं दूसरी तरफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके इक्वल है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू मार्जिनल रेवेन्यू। तो इन दोनों की वैल्यूज़ की यदि आप बात करें तो वैल्यू ऑफ MPP क्या था, यानी MPP क्या है? MPP इंटू AR यहाँ रख दिया। MRP क्या है? MPP इंटू MR यहाँ रख सकते हैं। ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये देखना है हमें। अब MPP और MPP इक्वल हो सकते हैं, तो बात कहाँ पर बची? AR और MR पर। यदि आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में AR इज इक्वल टू MR, और अगर AR और MR इक्वल हो जाएंगे तो MPP सेम, AR और MR इक्वल हैं, ऐसे में वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी सेम हो जाएगी। यानी ये दोनों चीज़ें कब इक्वल होंगी? जब कैसी कंडीशन है? परफेक्ट कंपटीशन की। अगर परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन नहीं है तो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी की। एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है कि पर यूनिट जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, उसे हम एवरेज प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसको दो पार्ट्स में, दो एस्पेक्ट्स में समझते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि फिजिकल यूनिट्स जो पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है, कैसे कर सकते हैं? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हमें पता हो, और एवरेज निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स। किस चीज़ की? यहाँ पर कौन प्रोडक्ट बना रहा है? वेरिएबल फैक्टर। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर कि 10 यूनिट्स लेबर लगी हुई हैं और टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं? 100 को यदि हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 10 आया ये आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी है, यानी कि पर यूनिट कितना पेयर ऑफ शूज़ बन रहे हैं? 10 यूनिट्स। दूसरा है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट को हम टोटल वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट से डिवाइड कर देंगे। इस एग्जाम्पल में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। 10 यूनिट्स जो लेबर थे वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कितने का है? 10,000 रुपीज़ का। तो एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी यानी पर यूनिट हमें देखना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हर एक लेबर 1000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फिर हम बात करते हैं ARP और MRP कर्व्स की। ARP यानी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, MRP यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इनके कर्व किस तरीके से बनेंगे? देखिए डायग्राम में यदि देखेंगे एक्स एक्सिस पर वेरिएबल फैक्टर्स लिए गए हैं, वाई एक्सिस पर रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ली गई है। और एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाएंगे एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एक लेवल आएगा जहाँ पर वो मैक्सिमम होंगी, उसके बाद वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आने लगेगी। यानी इन्वर्टेड यू शेप की आप कह सकते हैं MRP और ARP कर्व पाए जाते हैं, और MRP आपके ARP कर्व को बिल्कुल टॉप से छूता हुआ निकलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण होता है, और जनरली ये यू शेप के रेसिप्रोकल कर्व है। यदि आपको ध्यान होगा कॉस्ट कर्व्स की हम बात करें तो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे बनता था? यू शेप का कर्व बनता था, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता था? यू शेप का, लेकिन बॉटम पर कट करता था एवरेज कॉस्ट को और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता था। तो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व्स या प्रोडक्टिविटी कर्व्स ऑपोजिट बिहेव करते हैं आपके जो कॉस्ट कर्व्स हैं उनके, इसीलिए ये इन्वर्स यू शेप का ARP कर्व और MRP कर्व इसके टॉप को छूते हुए निकलेगा। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण इस तरीके की शेप पाई जाती है। क्यों? क्योंकि शुरू में जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा एम्प्लॉय करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होता जाता है। एक लेवल आएगा जहाँ तक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और उसके बाद वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगता है यदि और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हम फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर भी यही रूल लागू होता है, और जब रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व्स की बात कर रहे हैं तो भी इस तरह की शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण यहाँ देखने को मिलती हैं।
यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी क्या है, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात की हमने, एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात की हमने, फिर प्रोडक्टिविटी कर्व्स देखे। इसके बाद जो एक एडिशनल फैक्टर बचता है वो है कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर की जैसे कि हम बात करने वाले थे। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स की जब आप बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ फैक्टर किस चीज़ को कह रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है किसी भी फैक्टर को हायर करने के लिए, उसको कॉस्ट ऑफ फैक्टर कह रहे हैं। दो तरीके की कॉस्ट हो सकती हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट को पहले देख लेते हैं। एवरेज फैक्टर कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फैक्टर को हम एवरेज फैक्टर कॉस्ट कह रहे हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? टोटल फैक्टर कॉस्ट को यदि आप टोटल फैक्टर जितने भी लग रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट को निकाला जा सकता है। इसी के साथ अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है? यदि टोटल वेज बिल हमें पता है और उस वेज बिल को हम यदि डिवाइड कर देते हैं लेबर एम्प्लॉयड से, तो भी हम एवरेज फैक्टर कॉस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है यदि आप एक और एक्स्ट्रा फैक्टर को हायर करते हैं, उसको हम मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट को कैसे निकाला जा सकता है? टोटल फैक्टर कॉस्ट है जो आपकी टोटल फैक्टर कॉस्ट n फैक्टर्स की माइनस टोटल फैक्टर कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट्स की। तो यहाँ पर ऊपर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। इस एग्जाम्पल में क्या बात कही गई है कि 10 वर्कर्स हैं, 10 वर्कर्स में वेज रेट 50 रुपीज़ दी जाती है ईच वर्कर। 11th वर्कर जैसे ही आता है तो वो 60 रुपीज़ में अवेलेबल होता है, और 11th वर्कर के लिए 60 रुपये पे करने पड़ते हैं आपके किसी भी प्रोड्यूसर को जो उसको हायर करना चाहता है। तो कितना डिफरेंस आप देख सकते हैं। जब 11 यूनिट लगा रहे हैं आप तो आपको 60 रुपीज़ पर वर्कर की हेल्प से के रेट से पे करना पड़ रहा है। जब 10 वर्कर्स थे तो आपको 50 रुपीज़ पर वर्कर की रेट से पे करना पड़ रहा था। तो 11th वर्कर जो एडिशनल जुड़ा उसने कितना टोटल कॉस्ट, उसकी टोटल 11 वर्कर्स की कॉस्ट 660 यूनिट्स और टोटल 10 वर्कर्स की कॉस्ट 500 यूनिट्स। तो 11th वर्कर जो एडिशनल जुड़ा है एक्स्ट्रा, उससे कितना आपका कॉस्ट बढ़ गया है? 160 यूनिट्स का। ये हमने कैसे निकाला? n यूनिट्स की कॉस्ट माइनस n-1 यूनिट्स की कॉस्ट। फिर हम देख सकते हैं एक डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इस डायग्राम में क्या बताया गया है? एक्स एक्सिस पर यूनिट ऑफ फैक्टर, वाई एक्सिस पर फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट की लाइन को ड्रॉ करके दिखाया गया है। इसमें फैक्टर कॉस्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ किया गया है। ऐसा कब होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि इंडिविजुअल फर्म बहुत स्मॉल होती है, वो किसी तरीके से जो है आपके टोटल डिमांड को अफेक्ट नहीं कर पाती और टोटल जो प्रिवेलिंग प्राइस है फैक्टर का उसको भी अफेक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे में सप्लाई होता है कोई भी फैक्टर परफेक्टली इलास्टिक तरीके से, यानी कि जो भी आपका प्राइस है फैक्टर का, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा, और इस प्राइस पर कितना भी फैक्टर सप्लाई हो सकता है। इंडिविजुअल फर्म क्योंकि बहुत छोटी है तो उस फैक्टर प्राइस को और उस फैक्टर की डिमांड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। ये प्राइस जो है वो इंडस्ट्री में तय होता है, और जो भी प्राइस मार्केट में और इंडस्ट्री में तय होता है वो किसी भी फर्म को लेना पड़ता है। जब हम गुड मार्केट की बात कर रहे थे तो हमें वहाँ पता था प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। इसी तरीके से फैक्टर मार्केट में यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल फिक्स कॉस्ट। वहाँ गुड मार्केट थी इसीलिए रेवेन्यूज़ की बात कर रहे थे, यहाँ फैक्टर मार्केट है इसीलिए कॉस्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट होगी। इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि AFC और MFC कर्व आपको देखना पड़े कैसे मार्केट में? इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जो कि जनरली रियल लाइफ का एक फिनोमिना है।
तो ऐसे में आप यदि बात करें जब आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट है तो वहाँ पर क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई देखने को नहीं मिलती फैक्टर की। और यदि कोई भी फर्म है, कोई भी प्रोड्यूसर है जो एडिशनल यूनिट्स हायर करना चाहती है किसी भी फैक्टर की, तो एडिशनल यूनिट हायर करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है तो ये इसको डायग्राम में देख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर यूनिट ऑफ फैक्टर, वाई एक्सिस पर फैक्टर कॉस्ट। जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट डिमांड करते जाएंगे फैक्टर की, वैसे वैसे उसकी डिमांड के साथ साथ फैक्टर की कॉस्ट इन्हांस होती जाएगी। इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग AFC कर्व और MFC कर्व। अब ये कॉस्ट कर्व्स हैं, और जहाँ पर हम गुड्स मार्केट की बात कर रहे थे वहाँ हमने क्या देखा था, रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू कर्व किस तरीके से बन रहे थे, एवरेज रेवेन्यू कर्व और उसके ठीक नीचे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब फैक्टर जैसे रेवेन्यू कर्व है वैसे कॉस्ट कर्व उनके ठीक ऑपोजिट बिहेव करेंगे, यानी कि AFC कर्व और MFC कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होंगे, साथ में वहाँ पर AR कर्व ऊपर था और MR कर्व नीचे था, यहाँ पर MFC कर्व ऊपर होगा और AFC कर्व नीचे की तरफ होगा। ध्यान रखें जब भी हम कॉस्ट के रेवेन्यू की बात करते हैं ऑपोजिट आपको बिहेव करते हुए कर्व्स दिखाई देते हैं। और इसी के साथ जब आप प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट कर्व्स की बात करते हैं तो भी वहाँ पर आपको ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ कर्व्स देखने को मिलता है।